गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कैपिटल गेन का सेकेंड पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और उससे रिलेटेड सारे जो हमारे डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 54 वो आज हम कवर करेंगे। तो हम ऑलरेडी द बेसिक ऑफ कैपिटल गेन्स में क्या क्या ले चुके हैं। हम ले चुके हैं हमारा मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट एंड लास्ट इज़ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। आज हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन, राइट। तो देखिए सेल्स कंसिडरेशन से हमारा ये भी कंप्यूटेशन स्टार्ट होता है, लॉन्ग टर्म भी। तो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन, मतलब जितने में भी हमने एसेट को बेचा वो हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी हमारे सेल्स एक्सपेंसेस होते हैं वो हम उसी में से माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं नेट सेल्स कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद में हम लेस करते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म में हमने क्या लिखा था, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आगे एक वर्ड लगा दिया, दैट इज़ इंडेक्स। तब इसको निकालना कैसे, हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाली जो लाइन थी हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारी कंप्यूटेशन में भी चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एक्विजिशन कॉस्ट जो भी होगी, जितने में भी हमने उसको एक्वायर किया होगा उसको हम इंटू करेंगे करेंट ईयर की इंडेक्स वैल्यू से। करेंट ईयर की इंडेक्स वैल्यू से जो कि इंडेक्स टेबल में गिवन होती है उससे हम इंटू करेंगे और हम उसे डिवाइड करेंगे एक्विजिशन ईयर के इंडेक्स वैल्यू से। ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन जनरली करेंट ईयर की इंडेक्स वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 280, और बेस ईयर जिसको हम 2001-2 मानते हैं उसकी होती है 100। इतना आपको वैसे अपने आप भी पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं भी हो तो भी आप उसे कर सकें, ठीक है। तो करेंट ईयर की जो भी करेंट ईयर चल रहा होता है उससे हम उसको इंटू करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है 18-19 का, तो उसमें मैंने 280 लिया है और मैंने ये लिया है जिस ईयर में भी आपने उसे एक्वायर किया था उसके इंडेक्स वैल्यू से आप उसे डिवाइड करेंगे। क्लियर है, मतलब एक्विजिशन ईयर वाले इंडेक्स से डिवाइड करना है, करेंट ईयर इंडेक्स से इंटू करना है, किस वैल्यू को, जिसमें आपने उसको एक्वायर किया था। तो जो आंसर आएगा, दिस आंसर इज नोन एज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। मगर ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको निकालना कैसे है। लेकिन एक ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये हम इंडेक्स वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये इंडेक्स वर्ड ये बताता है हमारा इन्फ्लेशन रेट। हमारी कंट्री में हमारी मनी का जो भी मनी की जो वैल्यू होती है वो डे बाय डे कम होती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन है तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो करेंसी है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे, जो हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। या इंडेक्स जो है वो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर को शो करता है। और ये जो वैल्यूज़ मैंने रेफ़र करी हैं या ये जो वैल्यूज़ हम रेफ़र करते हैं ये गवर्नमेंट से डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम रेफ़र करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी मनी की वैल्यू कम हो रही है या मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो मतलब आज की डेट में यदि हम उस एसेट को एक्वायर करते हैं, क्योंकि ये कौन सा केस है बेटा, लॉन्ग टर्म, इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमारा जो ईयर्स का इंटरवल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि आज की डेट में हम उस टाइप की सच टाइप ऑफ एसेट को एक्वायर करने जाते तो वो कितने में मिलती, इससे हम ये निकालते हैं और फिर हम अपने में जितने में उसको सेल कराया था उसमें से उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं कि यदि आज की डेट में एक्वायर करते तो कितने में करते और यदि आज की डेट में बेच रहे तो कितने में बेच रहे, उनका डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेम चीज़ होता है, हम लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगेन इंडेक्स वर्ड लगा है तो इंडेक्सिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को हम करेंट ईयर की इंडेक्स वैल्यू से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, या हम ये कह लें कि करेंट ईयर ना लेकर के जिस ईयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ईयर के इंडेक्स वैल्यू से उसे इंटू करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, जिस ईयर में हमने उसका इम्प्रूवमेंट किया होगा उस ईयर के इंडेक्स वैल्यू से क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी यदि आज की डेट में कराते तो कितने में होती, ये हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से निकाल लेते हैं, उससे भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। और यदि कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे भी सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और मे बी लॉस, वॉट एवर, ठीक है। यदि पॉजिटिव आएगा तो गेन्स और यदि नेगेटिव आएगा तो लॉस, ठीक है।
तो सेम ही फॉर्मेट है, बस क्या फ़र्क आ गया, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस करें तो जो आया दैट इज़ योर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मगर इसमें ध्यान क्या रखना है, इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड, यदि प्रॉपर्टी को आपने कब लिया है, कब हासिल किया है, कब एक्वायर किया है, बिफोर 1/4/2001, यदि 2001 के पहले आपने प्रॉपर्टी को लिया है, देन इंडेक्स फॉर 2001-2 विल बी टेकन एज इंडेक्स फॉर बेस ईयर। तो मतलब हमारा जब यदि हमने 2001 के पहले, मान लीजिए उसने एक वैल्यू दी है कि 1961 में, अब 1961 तो 2001 और 2 के पहले का है, ये और बात का ले ले 1991 में तो भी 2001 और 2 के पहले का है। तो यदि उसके पहले की, यदि बिफोर 2001 के पहले की यदि हमने एसेट को एक्वायर किया हुआ है, तो हमें कौन सा इंडेक्स, हमें कौन सा वो लेना है, उसका कौन सा इंडेक्स लिया जाएगा, हम लेंगे 2001-2 का बेस, उसको बेस ईयर कौन सा लेंगे, 2001 और 2 का, ठीक है। और यदि 2001 के पहले एक्वायर किया होगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और 2001 की वैल्यू विच एवर इज़ मोर से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या बोला मैंने, यदि 2001 के पहले एक्वायर किया है तो 2001 की एक्विजिशन कॉस्ट और 2001 की फेयर वैल्यू विच एवर इज़ मोर से हम क्या लेंगे, उसको एक्विजिशन कॉस्ट लेंगे, ठीक है। और इंडेक्स ईयर या बेस ईयर किसको मानेंगे, 2001 और 2 को, यदि 2001 और 2 के पहले हमने एसेट को एक्वायर कर लिया है। क्योंकि यहाँ जब हमने एक्विजिशन ईयर से हमें डिवाइड करनी है ना, तो हम फिर उस केस में 2001 को लेंगे बेस ईयर, ठीक है ना। कम टू द डिडक्शन पार्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 to 54G, इतने डिडक्शंस हैं हमारे पास में। सबसे पहले ले रहे हैं हम अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 जो है वो एप्लीकेबल होता है यदि हम एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज करते हैं, एक रिहायशी घर को बेच के दूसरा रिहायशी घर ही खरीदते हैं, तो अंडर सेक्शन 54 इज़ एप्लीकेबल। लेकिन उसमें कंडीशन क्या हो कि ये जो न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ये आपने बिफोर 1 ईयर खरीद ली हो या बेचने के 2 साल के अंदर खरीद ली हो, यदि कंस्ट्रक्टेड खरीद रहे हैं, और यदि कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो बेचने के 3 साल के अंदर करवा लें, बेचने के बाद, ये दोनों बाद वाले हैं। बेचने के 2 साल मतलब बेचने के बाद 2 साल में नया घर खरीद लें, या बेचने के बाद 3 साल में नया कंस्ट्रक्शन करवा लें, या बेचने के 1 साल पहले भी खरीद के रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जितने में आपने नया घर खरीदा है और इसको बेच के जो आपको कैपिटल गेन्स हुआ, उन दोनों में से विच एवर इज़ लेस, जो उन दोनों में से अमाउंट कम होगा उतने का डिडक्शन हमको अंडर सेक्शन 54 मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एक रेसिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। ये दूसरा रेसिडेंशियल हाउस बेचने के 1 साल पहले खरीदा जा सकता है, बेचने के बाद 2 साल में खरीदा जा सकता है। इस रेसिडेंशियल हाउस को बेचने के बाद 3 साल में आप नया घर कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। इन तीनों केस में आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और कैपिटल गेन्स जो इसको सेल करके हुआ, इन दोनों के डिफरेंस में से जो अमाउंट कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 54। न कम टू द सेक्शन 54B। एक एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदा जा रहा है, लेकिन जिस एग्रीकल्चर लैंड को बेचा जा रहा है उसे आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया होना चाहिए कम से कम 2 साल के लिए, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। क्या डिडक्शन मिल सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड आपने खरीदा है और जो इसको बेचने से कैपिटल गेन हुआ, उन दोनों में से विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा 54B में। लेकिन ये जो नया एग्रीकल्चर लैंड है ये बेचने के 2 साल के अंदर हमें खरीद ही लेना है, तो हमें 54B का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 54D। 54D कहता है कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब कंपलसरी एक्विजिशन, याद है एसेट ऑफ ट्रांसफर में बताया था आपको, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यदि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में हुआ है तो आपको उसको, एक तो आप पहले 2 साल पहले से आप उसे यूटिलाइज कर रहे होना चाहिए, और ये अंडरटेकिंग के बाद में आपको विद इन 3 ईयर्स न्यू
परचेज कर लेना है लैंड एंड बिल्डिंग या नया स्टेब्लिश कर लेना है आपका जो भी एरिया, जो भी आपका वर्क था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग जितने में हमने नहीं खरीदी और इसका कंपलसरी एक्विजिशन से जो कॉम्पनसेशन या जो कैपिटल गेंस मिलता है मतलब उस कॉम्पनसेशन को कंपेयर करके जो कैपिटल गेंस निकालते हैं, दोनों में से जो कम होता है उसका हमको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सेक्शन 54EC। 54EC क्या कहता है कि कैपिटल गेंस तो हुआ, किसी भी और चीज़ से हुआ है, मगर किसी भी चीज़ से हुआ है लेकिन हमने उसे इन्वेस्ट किया विद इन 6 मंथ। ये ध्यान रखिए, सबसे कम पीरियड है इसमें। विद इन 6 मंथ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर लिया हो, यदि नाबार्ड में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड में और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, इन तीनों में से किसी भी एक के बॉन्ड्स यदि आपने परचेज कर लिए हैं तो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट और कैपिटल गेंस विच एवर इज लेस का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कितनी जल्दी इन्वेस्ट करना है, विद इन 6 मंथ। कहाँ कहाँ, नाबार्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन बॉन्ड्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनमें, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये सबसे इजी था हमारा EC। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 54F। 54F कहता है कि ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगा, F का डिडक्शन आपको कब मिलेगा, जब आपको कोई और चीज़ को बेच के कैपिटल गेन हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड बेची कैपिटल गेन हुआ है ना, ज्वेलरी बेची कैपिटल गेन हुआ, सिक्योरिटी बेची कैपिटल गेन हुआ, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कहाँ, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, एक रिहायशी घर खरीदा, मतलब घर को बेच के घर नहीं है, एक रेसिडेंशियल हाउस को बेच के जब एक रेसिडेंशियल हाउस था तो दैट इज़ 54। लेकिन अब बेचा कुछ और जा रहा है लेकिन खरीदा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही जा रही है ना। इस केस में हमें 54F का मिलता है। हमने बेची ज्वेलरी लेकिन खरीदा उससे क्या, रेसिडेंशियल हाउस। हमने बेची सिक्योरिटीज़ लेकिन खरीदा क्या, रेसिडेंशियल हाउस। मतलब रेसिडेंशियल हाउस बेच के कैपिटल गेंस नहीं है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में हो रहा है, ठीक है। तो हमें 54F मिलेगा। इसमें भी वही रूल है कि ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले खरीद ली जाए या बेचने के बाद 2 साल में परचेज कर ले या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करा लें, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए लगता है एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसको इंटू करिए कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस से, जितने में आपने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है उससे इंटू करें और डिवाइड करें नेट कंसिडरेशन से। यहाँ नेट कंसिडरेशन से मतलब है हमारी सेल प्राइस में से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज़ योर नेट सेल्स कंसिडरेशन, ठीक। उससे जब हम उसको डिवाइड करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को जब सॉल्व करते हैं तो जो अमाउंट आता है दैट इज़ योर टैक्स फ्री अमाउंट, और वी कैन से दिस इज़ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F। बहुत ध्यान रखिएगा 54F में बस रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा रही, ठीक है, कुछ और बेच के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 54 बस लगता है, कुछ और बेच के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 54F लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट 54G ये और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए सेक्शन 54GA। अब इसमें वो कहता है ये हमें डिडक्शन कब मिलेगा, जब शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू अदर एरिया। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जब हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को शिफ्ट करते हैं तो हम इसका डिडक्शन का क्लेम ले लेते हैं। ये भी बिफोर 1 ईयर कर लें या आफ्टर, मतलब शिफ्ट करने के बाद में हम 3 साल के अंदर वापस इंडस्ट्रियल अपना वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी कर लें या पहले 1 साल पहले कर लें। उस केस में अप टू द कॉस्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एसेट जो है वो हमको डिडक्शन क्लेम मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए कि हमें कैपिटल गेंस में चूँकि टैक्सेशन हैवी है तो हम डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, मगर हमें ना तो कोई सुटेबल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मिली, एग्रीकल्चर लैंड बेचने के बाद ना हमें कोई सुटेबल एग्रीकल्चर लैंड मिला। अब हम क्या करें, तो हम अपना जो पैसा है वो एक बैंक में अंडर सेक्शन एक जो स्कीम होती है हमारी, इसमें 1980 में भी हम अपना फ़ंड जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं,
ठीक है, और उसका भी फिर हमें क्लेम मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिलेगा कि वो ये बोलते हैं कि कैपिटल गेन्स हुआ लेकिन हमारे पास सुटेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हमने अपना पैसा जो है वो किस में सबमिट कर दिया है, हमने अपना पैसा जो है वो कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, हमने अपना पैसा जो है वो कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम 1988, ये मैं कहीं लिख दे रही हूँ आपको, कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम 1988 में भी हम जितना भी फंड डिपॉजिट करते हैं उसका भी हमको डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये फंड का जो पर्पस, इस फंड में से जब पैसा निकलेगा तो उसका पर्पस शुड बी टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर सच टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये इतने डिडक्शंस हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि किस टाइप के ये हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किस चीज़ के बदले क्या हो रहा है, उस हिसाब से हमें सेक्शन लगाना है। और यदि हमने अपना फंड इसमें डाला है तो उसका भी हमें डिडक्शन देना है। इस तरह से क्या हम निकालते हैं, हमारा कैपिटल गेन में से टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया था, मैंने अभी आपको फॉर्मेट क्या बताया, यहाँ तक आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो अब आपने चूँकि पूरा पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसके बाद में आप लिखेंगे डिडक्शंस, कहाँ से कहाँ तक, अंडर सेक्शन 54 to 54, यहाँ तक के डिडक्शंस और माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आया, फिर आंसर उसको कहा हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, फिर इसमें से जब डिडक्शन क्लेम कर लिए तो जो आंसर आया उसे कहा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। अब चूंकि डिडक्शन पढ़ लिए तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकालेंगे, फिर हम टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे पहुँचेंगे, क्लियर है। आई होप अब आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।